दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में बहुत सारी भौगोलिक स्थिति के कारण विविधताएं भी मौजूद हैं और इन भौगोलिक विविधताओं में जलवायु का एक अहम रोल है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है। जहाँ पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, वहीं पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। दोनों तरफ से चलने वाली हवाएं भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं और ये मानसून जो है भारत की वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं। जहां उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, मध्य भारत में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा जहां पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। वहीं दक्षिण भारत में मसाले जैसे फसलों को या मसाला उगाए जाते हैं। तो इस तरीके की वनस्पतियां जो है जलवायु के प्रभाव से अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं। अगर भारत के बारे में देखें तो भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधताओं वाले में देशों में से शामिल हैं और लगभग यहाँ पर 47,000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस तरीके से यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और और एशिया में चौथे स्थान पे है। लगभग 15,000 प्रकार के यहाँ पर फूल पाए जाते हैं जो इस धरती की खूबसूरती को निखारते हैं। इसी पर अमीर खुसरो का एक दोहा याद आता है। अमीर खुसरो ने कहा था, अगर फिरदौश बर रुए हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पतियां जो है किसी देश की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं और कौन कौन से पेड़ आते हैं, कौन कौन से पौधे होते हैं, कहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं, कहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं, कहाँ पर विलो पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो यहाँ से आपको क्लियर होंगे। अगर फूलों के संदर्भ में देखें तो विश्व के लगभग 6% फूल भारत में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें फूल नहीं पाया जाता है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि तो इसमें कई पौधे हैं जैसे फर्न अर्थात इस पौधे में फूल नहीं पाया जाता है। दूसरा है एल्गी या आप कह सकते हैं शैवाल। और तीसरा है कवक। तो इन में जो है ये ऐसे वनस्पतियां के रूप में कवक को वनस्पति के रूप में भी काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से फर्न, एल्गी और कवक इनमें फूल नहीं पाए जाते हैं, जबकि भारत में दुनिया का लगभग 6% फूल पाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न क्या बनता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल नहीं पाया जाता है। तो फर्न आमतौर पर चर्चा का विषय रहता है, इसमें फूल नहीं पाया जाता है। लेकिन एल्गी भी है जिसे हम शैवाल कहते हैं या काई कहते हैं, और तीसरा है कवक जैसे कुकुरमुत्ता वगैरह हैं। इन तीनों में जो है फूल नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हम किसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो मानव की सहायता के बिना उत्पन्न होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। अर्थात इसमें मानवों का हस्तक्षेप ना हो, और ऐसी वनस्पतियों को अक्षत वनस्पतियां कहते हैं। पूछा जाता है अक्षत वनस्पतियां कौन सी है? तो अक्षत वनस्पतियां वो हैं जिन पर कोई भी मानव प्रहार नहीं होता है, तो उनको क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पतियां। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षत वनस्पतियां क्या हैं?
दोस्तों जब वनस्पतियां उगती हैं तो उन दोस्तों अब हम बात करते हैं वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आता है कि वनस्पतियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कारक कौन से वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले। इनमें सबसे पहला प्रबल कारक है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। दोस्तों आप लोग फसलों को देखते होंगे या पेड़ पौधों को देखते होंगे, जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है वहां पर पेड़ पौधे अच्छे से फलते फूलते हैं, और जहां पर प्रकाश कम मिलता है वहां पर पेड़ पौधे कमजोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर हमने 2 प्लाट लिए और दोनों समान आकार के हैं। इसमें हमने 25 पौधे लगा दिए और इसमें 5 पौधे लगा दिए। तो ये जिसमें 5 पौधे लगाए हैं ये बेहतर होंगे, और इस प्लाट में जितने भी पेड़ होंगे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ में वो तने से लंबे हो जाएंगे। कहने का मतलब है ऐसे लंबे होते जाएंगे, जबकि यहाँ पर जो है ऐसे तना मोटा रहता है और इस तरीके से होगा, जबकि यहाँ पर कम एरिया में 25 पेड़ हैं तो तने क्या हो जाएंगे, पतले, लेकिन यहाँ पर तना क्या होगा, मोटा। या आप घरों में देख सकते हैं कि यदि कमरे में आप पौधा लगाएं तो पौधा अपने आप उस तरफ मुड़ जाएगा जिधर की तरफ सूर्य के प्रकाश आ रहा होगा। तो इस तरीके से वनस्पतियों में सूर्य का प्रकाश का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, और यही कारण है कि राजस्थान वाले में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है लेकिन बरसात नहीं होती है, और इसलिए यहाँ की वनस्पतियाँ आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी। मध्य भारत की वनस्पतियाँ अलग प्रकार की मिलेंगी, पहाड़ी क्षेत्रों की वनस्पतियाँ अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। तो सूर्य का प्रकाश एक अहम रोल होता है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे इधर सूर्य का प्रकाश है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ के जो पेड़ होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे, जबकि यहाँ के जो पौधे होंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो पेड़ पौधे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। दूसरा है उस स्थान का अक्षांश। नंबर 2, उस स्थान का अक्षांश। तो अक्षांश का सीधा मतलब है सूर्य का प्रकाश। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में ये भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री अक्षांश है, और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत इसी के बीच में रहता है। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा पर। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत आता है सूर्य, तो यहाँ पर कुछ एरिया कवर कर लेता है, और जब मकर रेखा पर आता है तो कुछ ये एरिया कवर कर लेता है। यानी आपको ज़्यादातर वनस्पतियाँ इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, लेकिन इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, परिणाम स्वरूप यहाँ की वनस्पतियाँ छोटी होती हैं और इस क्षेत्रों में वनस्पतियाँ बड़ी होती हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, 0 से उच्च अक्षांश पर 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऊपर जाएंगे और फिर 0 से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वनस्पतियों में प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है पेड़ पौधे जो निर्भर करते हैं उस स्थान के अक्षांश पर भी निर्भर करते हैं। और अगला कारक है समुद्र तल की ऊंचाई, यानी वनस्पतियां कहां पर हैं यह निर्भर करता है समुद्र तल की ऊंचाई पर। जैसे हम एक पहाड़ी क्षेत्र को ले लेते हैं और ये
यहाँ पर समुद्र है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वनस्पतियाँ जो है छोटी होती जाएंगी और एक समय आएगा कि वनस्पतियाँ शैवाल यानी एल्गी कवक के रूप में मिलेंगे, मतलब छोटी छोटी वनस्पतियाँ। और लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई के बाद वनस्पतियों का मिलना बंद हो जाता है और ऊपर के क्षेत्र क्या है, बर्फ से ढके रहते हैं। तो जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई से बढ़ते हैं वनस्पतियाँ क्या हैं, छोटी होती जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो समुद्र तल की ऊंचाई पर भी निर्भर करती हैं। इसके साथ साथ ऋतु परिवर्तन पर भी निर्भर करती हैं। तो हम समझेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन पर यानी वनस्पतियां ऋतु परिवर्तन पर निर्भर करती हैं। अब किस तरीके से निर्भर करती हैं, जैसे फिर से आपको एक ग्लोब से समझाना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये भी 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत इन्हीं दोनों के बीच में है, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी कक्ष में लगभग 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? कक्ष से 66.5 डिग्री, कक्ष से 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, जबकि अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जबकि ऋतुओं का परिवर्तन जो है कक्ष में झुके होने के कारण होता है और सूर्य का प्रकाश 0 से कर्क रेखा तक पहुंचने में 3 महीने लगते हैं और कर्क रेखा से 0 तक पहुंचने में 3 महीने लगते हैं और कर्क 0 से मकर तक पहुंचने के लिए 3 महीने लगते हैं, मकर से कर्क तक 0 तक पहुंचने के लिए 3 महीने लगते हैं। यानी 12 महीने में ऋतुओं का परिवर्तन लगातार बना रहता है। तो जिस क्षेत्र में वनस्पतियां सूर्य के सीधे प्रभाव में आती हैं तो वहाँ की वनस्पतियां बेहतर हो जाती हैं, या जब बहुत अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पर वनस्पतियां सूख भी जाती हैं। तो ऋतु परिवर्तन के कारण वनस्पतियां जो है प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब है जब अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वनस्पतियां सूख भी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले में ऋतु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है नंबर 5, वर्षा। प्राकृतिक वनस्पतियों में वर्षा का अहम रोल होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा और सूर्य का प्रकाश दोनों बेहतरीन रूप से होता है उन क्षेत्रों में वनस्पतियां खूब उगती हैं। जैसे आपका यहां से ये कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा भी होती है। तो जाहिर सी बात है ये सब उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में है। कौन से? उष्ण। तो जहां पर वर्षा होगी और सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में होगा वहां पर वनस्पतियां खूब फलती फूलती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये पश्चिमी घाट है। अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान से टकराता है और इस क्षेत्र में खूब वर्षा करता है। और जाहिर सी बात है ये कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग है, तो सूर्य का प्रकाश भी खूब होता है। तो वह क्षेत्र
जहां पर सूर्य का प्रकाश भी खूब हो और वर्षा भी हो, उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे, वनस्पतियां और जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं वर्षा पर वनस्पतियां बहुत हद तक निर्भर हैं। जिन क्षेत्रों में सूर्य का वर्षा नहीं होती है, एग्जाम्पल के लिए राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, पंजाब के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, परिणाम स्वरूप वनस्पतियां बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं। पंजाब मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर नदियाँ, नहरें खूब बनाई गई हैं, तो पंजाब क्षेत्र में सिंचाई के साधन मौजूद हैं, इसलिए फसलें बहुत अधिक हो जाती हैं। लेकिन राजस्थान का जो एक बड़ा एरिया है, यहाँ पर बहुत अधिक वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं। क्यों? क्योंकि बरसात नहीं हो पाती है। तो जाहिर सी बात है, प्रभावित करने वाले कारक में वर्षा बहुत हद तक प्रभावित करती है। लास्ट कारक एक और बचा हुआ है, नंबर 6, और छठवां कारक ये कहता है कि प्रकाश अधिक समय तक मिलने से वनस्पतियां जल्दी ग्रोथ करती हैं। तो प्रकाश अधिक मिलने से वनस्पतियां जल्दी बढ़ती हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि इतनी प्रकाश न मिलने लगे कि वनस्पतियां जल जाएं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों में ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब हम देखते हैं भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसमें 5 प्रकार की वनस्पतियां कौन कौन सी हैं और कहां पर हैं, तो ये हमने डायग्राम थोड़ा सा बना दिया है और इसी में हम देखते हैं कि कौन कौन सी वनस्पतियां हैं और सबका एक एक विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिए उष्ण मीन्स होता है गर्म, कटिबंध उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, और सदाबहार का मतलब है जो सदैव हरे भरे दिखाई दे, हरे भरे, यानी एक ऐसे क्षेत्र वाले वृक्ष जो गर्म क्षेत्र वाले हो और कैसे दिखाई दे, सदैव हरे भरे दिखाई दे। दरअसल में सदैव हरे भरे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और सबका पत्तियाँ गिरने का कोई एक निश्चित समय नहीं रहता है, यानी कुछ पौधों में पत्तियाँ गिर जाती हैं तो कुछ पौधों में पत्तियाँ बनी रहती हैं। तो इस तरीके से जो वनस्पतियाँ हैं या जंगल हैं वो कैसे सदाबहार दिखते हैं, यानी सदा हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सदाबहार वन। अब चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि सदाबहार वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप में सदाबहार वन, यानी उष्ण कटिबंधी सदाबहार वृक्ष। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। और ये पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के साथ साथ इस क्षेत्र में, ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ भाग उड़ीसा का है और तो इसमें उड़ीसा भी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल का ये पूरा क्षेत्र, असम पूरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। यानी ये क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वृक्ष तथा अर्ध सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इनके बारे में, इनकी विविधता के बारे में हम अलग से डिफाइन करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इनमें वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे कौन से पाए जाते हैं, तो इसको डिफाइन करने में अभी बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पश्चिमी घाट में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है तमिलनाडु में, और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में, असम में। तो इन क्षेत्रों में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष और अर्ध सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो वृक्ष है, अगली जो वनस्पति है, उष्ण नंबर 2 है, दूसरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण मीन्स गर्म, कटिबंध मतलब क्षेत्र, पर्णपाती का मतलब है जिन वो पेड़ पौधे जो एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियों को गिरा दें, यानी बाहर गिर जाएं, और उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यानी पर्ण यानी पत्ती का पतन हो जाए, पर्णपाती। तो वो जो क्षेत्र है भारत में, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ही है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये जो है, इनका जो क्षेत्र है, ये तमिलनाडु से लेकर भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी ये पाई जाती है, कुछ भाग पंजाब में है। तो यदि इनके राज्यों के बारे में पूछा जाए तो इसमें कई से राज्य आ जाएंगे, जिसको हमने राज्यों को पीछे हमने डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक का भी भाग है, महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार तो लगभग मानसूनी वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनके नाम भी लिख सकते हैं। हरियाणा है, और सीमित मात्रा में पंजाब में है। तो पंजाब में बहुत ही सीमित मात्रा में है, ना के बराबर। तो इस तरीके से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का भी एक काफ़ी बड़ा भाग आ जाता है, पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का पूरा भाग हो गया। तो राज्य भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप ये चित्र में भी देख सकते हैं कि ये किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष, यानी तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष। यानी ऐसे वृक्ष, उष्ण यानी गर्म क्षेत्र, कटिबंध क्षेत्र, और कांटेदार वृक्ष पाए जाएं। और कांटेदार वृक्ष कहाँ पर पाए जाएंगे? जिन क्षेत्रों में बरसात बहुत कम होती है, उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे जो है पत्तियों को कांटे के रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो जाहिर सी बात है ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में होंगे। तो कम वर्षा वाला क्षेत्र वही है, ये बीच का भाग है, जिसमें कुछ आंध्र प्रदेश का, कुछ कर्नाटक का, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र है। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष वाला है, इसको लिख सकते हैं। ये तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, यानी पर्णपाती वन हो गया। और ये क्षेत्र राजस्थान का एक बड़ा एरिया, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान हो गया,
गुजरात हो गया, गुजरात में भी वर्षा बहुत कम होती है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष हो गए। इसका नाम लिख सकते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष। तो इसमें राजस्थान का हो गया, और ये समृद्ध क्षेत्र एल के आकार का, ये उष्णकटिबंधीय लगभग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पाई जाते हैं। उसके बाद जो चौथा है पर्वतीय वन के रूप में जाना जाता है। पर्वतीय वन के रूप में, अब पर्वतीय वन कहां पर पाए जाएंगे? तो जाहिर सी बात है यहां पर लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, ये पंजाब नहीं आएगा इसमें, पंजाब एक तरीके से मैदानी क्षेत्रों में ऐसे करके आ जाएगा, पंजाब नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? पर्वतीय वन पाए जाएंगे। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जा रहे हैं? पर्वतीय वन पाए जा रहे हैं। यानी इन क्षेत्रों में पर्वत बड़ी मात्रा में है, और इस कारण यहाँ पर कैसे वन पाए जा रहे हैं? पर्वतीय वन। अब दरअसल में दक्षिण भारत में भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, ये पूरा क्षेत्र ही पर्वतीय है। उसके बाद अगला है अनूप क्षेत्र। अनूप क्षेत्र या इन्हीं को वेलांचली वन भी कहा जाता है। वेलांचली, तो वेलांचली कहां पर पाए जाते हैं? वेलांचली बहुत एक तरीके से डेल्टाई क्षेत्रों में, जैसे ये वेलांचली है अनूप क्षेत्र, ये उड़ीसा वाला है, ये वेस्ट बंगाल का है, ये उड़ीसा का है, और ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये अनूप क्षेत्र कह दें या वेलांचली, ये पूरे भारत में बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक बहुत लंबी हो रही है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग एक एक उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यहाँ के पेड़ों की स्थिति कौन कौन सी है, यहाँ की वर्षा की स्थिति कितनी है, कितने वर्षा में कितने वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पर अर्ध सदाबहारी वृक्ष पाए जाते हैं और कहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाएंगे, इनके तापमान की कितनी स्थिति होती है, पेड़ कैसे हैं, जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं। तो इन प्राकृतिक वनस्पतियों में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन करेंगे। तो कल उष्णकटिबंधीय और सदाबहार के बारे में बात करेंगे, तो इनको अलग अलग क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू।